कॉन्शियस स्लीप का पेपर हम पढ़ रहे हैं। अब कॉन्शियस स्लीप जो है वो किस लिए है, क्यों करना है, उसकी थोड़ी टेक्निकल चीज तो हमने देखी, पर ओरिजिनल पर्पस क्या है वो जानना जरूरी है। तो तावरिया जी ने एक तीन चीजें बताई है कि जिसमें संपूर्ण योग आ जाता है ये तीन चीजों के अंदर। और वो है कॉन्शियस स्लीप, कॉन्शियस डेथ एंड कॉन्शियस बर्थ। तो ये जो है वो तीनों के अंदर पूरा योग समावेश हो जाता है। और इस तरह की जो एक पूरी जर्नी, एक पूरी साइकिल जो है उसमें वो समाप्त होती है। तो इम्पोर्टेंट है कॉन्शियस डेथ, क्योंकि कॉन्शियस डेथ होगा तो ही कॉन्शियस बर्थ होगा। तो कॉन्शियस डेथ के लिए हमें जो नेट प्रैक्टिस करनी है वो है कॉन्शियस स्लीप। ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्शियस स्लीप की प्रैक्टिस हम क्यों करना चाहते हैं या क्यों करेंगे। तो मेन कारण ये है कि आगे जाके हमें इसके द्वारा कॉन्शियस डेथ का अनुभव हो। कॉन्शियस डेथ और ऑर्डिनरी डेथ में फर्क क्या होता है? नॉर्मल कोर्स के अंदर व्यक्ति की जब जब डेथ होती है तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि डेथ की एनर्जी है ना बहुत पावरफुल है और बहुत स्पीडी है। तो जब डेथ आता है तो पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी से डेथ आ जाता है एक क्षणार्ध में। आज किसी ने, एक मैं वीडियो देख रहा था, कोई बम्बई का वो नवरात्रि का था, तो एक व्यक्ति बैठे बैठे ढोलक बजा रहा था, चेयर के ऊपर बैठा था और अच्छी तरह बजा रहा था। और एक पॉइंट के ऊपर उसका हाथ नीचे गिर गया और बॉडी झुकने लगा। उसके पहले तक उसकी रिदम भी ठीक ठाक, मतलब कि वो जो ढोलक थी उसकी रिदम ठीक ठाक चल रही थी। और ऑन द स्पॉट वो झुक गया और फिर थोड़ी देर के अंदर उसका डेथ भी हो गया। तो देखो डेथ की जो ये है स्पीड इतनी फास्ट है, पता नहीं चलता आदमी का डेथ कब आता है, किस तरह आता है। तो वो उस समय आदमी, और उसका फोर्स इतना होता है कि आदमी जो है वो बेहोश हो जाता है। डेथ का फोर्स को व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। बहुत हेवी फोर्स होता है और ज़्यादातर लोग, 99% लोग बेहोश हो जाते हैं जिनने योग किया है और इसके साथ ऐसी कॉन्शियस स्लीप वगैरह की प्रैक्टिस की है लंबे समय तक। और उसमें से कोई कभार कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो उस दौरान वो बेहोश न हो और कॉन्शियस रहे। और ये कॉन्शियस रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम कॉन्शियस नहीं है तो फिर आगे हमारा क्या होता है हमें कुछ पता नहीं चलता है। मतलब फिर बॉडी छूट गया, अब जो हमारा एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी तो आगे तो जाएगा, उसकी प्रोसेस पूरी होगी, पर वो अननोइंगली पूरी होगी। वहाँ वहाँ जो है वो उस बॉडी की अवेयरनेस होती है, पर ये जो पूरी ट्रैवलिंग की अवेयरनेस जो है वो हमारे पास नहीं है। इसीलिए तो हम जब दूसरा जन्म लेते हैं तो पूर्व जन्म का हमें कोई ज्ञान नहीं है। आज हम किसी को पूछते हैं तो भाई पूर्व जन्म में क्या था, कैसा था, कुछ नहीं पता। कब डेथ हुआ, डेथ के बाद क्या हुआ, लाइफ आफ्टर डेथ जिसको कहते हैं, तो वो क्या है वो किसी को पता नहीं है। तो इस तरह जो चीज़ जो होती है, तो इसीलिए अगर कॉन्शियसली डेथ होती है तो क्या होता है कि व्यक्ति जानता है कि देखो ये मेरा बॉडी छूता, अब मैं जा रहा हूँ और इस लोक से भूलोक से मैं अभी भूवलोक में जा रहा हूँ, भूवलोक से शायद स्वलोक में। तो इस तरह के जो पूरी जो यात्रा है, ट्रैवलिंग है, उसको उसको उसकी सभानता रहती है। और जब तक वो दूसरा जन्म नहीं लेता है तब तक उसकी सभानता बनी रहती है। और जब वो दूसरा जन्म लेता है, चाहे छोटा बच्चा हो, फिर भी उसके अंदर एक अवेयरनेस होती है कि मैं आया अभी। तो एक मैं और आई जो है उसका, वो हमेशा परमानेंटली उसके साथ रहता है और उसकी अनुभूति होती है। अब वही चीज हमने देखा कि कॉन्शियस स्लीप में जो हमें अनुभव करना है तो वही आई का अनुभव करना है। कि जो आई डेथ के समय सो जाता है, अगर वो आए डेथ के समय भी जागृत रहेगा तो ये पूरी यात्रा का हमें भान रहेगा। तो वो इसमें हमने लास्ट टाइम पेपर में देखा कि भाई जब हम कॉन्शियस स्लीप करते हैं तो ये हम अनुभव करते हैं कि भाई ये शरीर सोया हुआ है और मैं जागा हूँ। इसीलिए उसका टाइटल जो है वो दो पार्ट में है, कॉन्शियस माइंड, स्लीपिंग ब्रेन और
आई ऑब्जर्व वाइल आई स्लेप्ट। तो दूसरा पार्ट जो है आई ऑब्जर्व वाइल आई स्लेप्ट, मतलब कि जो मैं सोया हुआ हूँ और मैं ये शरीर का अनुभव कर रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ। तो ये यही चीज है जो जो देखने वाला है, जो आई है, वो अगर डेथ डेथ के दौरान भी वो समान रहता है तो फिर वो कॉन्शियस डेथ हो सकता है। और कॉन्शियस डेथ होगा तो ये कॉन्शियस बर्थ भी हो जाएगा। तो इसीलिए ये पूरी साइकिल को मेंटेन करने के लिए जरूरी ये है कि कॉन्शियस स्लीप का अच्छी तरह अभ्यास होना चाहिए। और हम जो आजकल कॉन्शियस स्लीप करते हैं तो बहुत एक शैलो लेवल के ऊपर करते हैं, जैसे कि कोई एक अच्छी सी निद्रा का अनुभव करना हो ना, इस तरह हम लेट जाते हैं और कर लेते हैं। पूरी हुई तो ठीक, आप बीच में सो गए तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह एक जो होता है हमारे अंदर, ये जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हमारी जो आई की अनुभूति जो हमें लेनी है वो आई आई तक तो हम पहुंचते ही नहीं है। शरीर लेता है कॉन्शियस स्लीप में, पार्ट बाय पार्ट हम बॉडी को रिलैक्स भी करते हैं, पर आई तक जाते ही नहीं, आई की अनुभूति हमें होती नहीं है उस दौरान। तो ये ठीक है, ऑर्डिनरी कॉन्शियस स्लीप बन जाती है। और दूसरी बात भी हमने लास्ट टाइम की थी कि ये जो पेपर तावरिया जी ने लिखा है, वो जो हम नॉर्मली ये जो कॉन्शियस स्लीप करते हैं इसके लिए नहीं है, पर रात को जो रियल कॉन्शियस स्लीप किस तरह करना है उसके ऊपर पूरा फोकस करके उन्होंने ये लिखा है। ठीक है, अभी जो हम कमेंट्री के साथ भी करते हैं वो भी काम की है, क्योंकि उसके द्वारा भी हम धीरे धीरे करके अंदर के जगत के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और कुछ समझ सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें देखी थी, वो था ओम सत्यम परम धीमहि का एक मेंटल रिपीटेशन। उसको जाप नहीं कहते हैं, तावरिया जी ने कहा मेंटली रिपीट ओम सत्यम परम धीमहि। तो ओम सत्यम परम धीमहि, इसमें सत्यम क्या है वो तो हमने लास्ट टाइम देखा था। धीमहि का मतलब क्या है? धीमहि का मतलब है टू मेडिटेट, मतलब मैं वो सत्यम का ध्यान कर रहा हूँ, वो सत्यम को की के ऊपर ध्यान करके उसकी अनुभूति करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ही सत्यम हूँ। और तावरिया जी ने ये ओम सत्यम परम धीमहि के बारे में योग सूत्र के अंदर बहुत सुंदर लिखा है। 4 लाइन लिखी है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ओम सत्यम परम धीमहि, आई मेडिटेट on the most supreme truth. That supreme truth is Satyam. That supreme truth is divine wholeness, Tapa. That supreme truth is the divine fragment. I am one of the encased divine fragments. So I am that supreme truth, Satyam. Where is there any cause for doubt? Where is there any cause for hesitation to acknowledge this? तो यहाँ बहुत सुंदर रूप में उन्होंने बताया कि भाई मैं जो सुप्रीम ट्रूथ है, परम सत्यम है, उसका उसके ऊपर ध्यान कर रहा हूँ। और वो जो परम सत्यम है वही जो है वो डिवाइन होलनेस भी है। सुप्रीम ट्रूथ वो डिवाइन होलनेस तप भी वही है, और जो डिवाइन फ्रेगमेंट है वो भी वही है। मतलब डिवाइन फ्रेगमेंट मतलब अंश, जो आत्म तत्व है वो भी उसका ही पार्ट है, सत्यम और तप का ही पार्ट है। पर एक शब्द उसने यहाँ किया, आई एम एनकेस्ड, मतलब कि अभी मैं एक जैसे कि एक पिंजर में कैसे होता है इस तरह वो अभी हमारा आत्मा जो है ये बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर वो एनकेस हो गया है, वो बंद हो गया है अभी। तो वो फिर भी वो डिवाइन फ्रेगमेंट तो है, वो आत्मा तत्व तो है। तो इसीलिए मैं भी आत्मा तत्व हूँ, तो इसलिए मैं भी सुप्रीम ट्रूथ ट्रूथ ही हूँ, सत्यम ही हूँ मैं। और उसके लिए कोई डाउट, कोई संशय शंका की कोई जरूरत नहीं है, कोई शंका है ही नहीं। और उसको उसका स्वीकार करने के लिए कोई हेजिटेशन भी नहीं है, कोई खिचखिचाहट भी नहीं है। तो ये एक सुप्रीम ट्रूथ क्या है, ये पूरा जो है, क्योंकि उन्होंने सूर्योदय और सूर्यास्त को, सूर्यास्त मतलब रात को सोते समय, तो 5 मिनट ये खास करने के लिए कहा है। और पूरे एक शर्त उसमें रखी है कि प्रेजेंट मोमेंट के अंदर करना है। तो क्योंकि ये हमें हर चीज मैकेनिकल करने की आदत हो जाती है, तो मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। आत्मा तत्व में हूँ,
उसकी सभानता लेते हुए ये 5 मिनट के लिए रिपीटेशन करना है, ओम सत्यम परम धीमहि। तो इस तरह अभ्यास करते करके बाद में 6 महीने के बाद अब बताया कि भाई कॉन्शियस स्लीप आपको किस तरह करना है। और फिर कॉन्शियस स्लीप के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट स्टेज उन्होंने बताया है, ये वो जो क्या था, ड्रीम का स्टेट। पर ड्रीम कैसा? वेकफुल इनिशिएटेड ड्रीम। तो वो ड्रीम आ रहा है, उसके उस दौरान भी वेकफुलनेस बनी रहती है, एक प्रकार की जागृति अंदर बनी रहती है। नॉर्मल ड्रीम होते हैं तो ड्रीम इनिशिएटेड ड्रीम्स, तो उसमें तो ड्रीम से शुरुआत होती है। पर यहाँ जो है वो जागृति से ड्रीम की शुरुआत होती है। दोनों के अंदर इतना डिफरेंस है। उसके बाद में लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो रैम के बारे में, REM, मतलब कि रैपिड आई मूवमेंट। तो जब ये जो दूसरी बात जो देखी थी इसके साथ में कनेक्टेड, वो स्लीप पैरालिसिस। तो उसका पहला स्टेशन या जंक्शन जो है, या पहली अनुभूति ये होनी चाहिए, कोई भी साधक कॉन्शियस स्लीप करता है, चाहे वो कॉमेंट्री के साथ कर रहा है और रात को कर रहा है, कोई भी टाइम पर वो कर रहा है, उस दौरान जो है वो जरूरी ये है कि रिलैक्स होते 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 एक पॉइंट के ऊपर उसको स्लीप पैरालिसिस का अनुभव होना चाहिए। और स्लीप पैरालिसिस का अनुभव होगा तो उसके साथ में उसको ये रैम, रैपिड आई मूवमेंट का भी अनुभव हो जाएगा, और इसके बाद में वो डीप में जा सकता है। तो ये स्थिति इस तरह निर्माण होनी चाहिए। और ये जो ड्रीम्स है वो अलग प्रकार के ड्रीम्स है, ये यहाँ उन्होंने बताए थे। हमने देखा कि भाई वो ड्रीम जो है ऑर्डिनरी ड्रीम नहीं है, ये ड्रीम जो है वो एस्ट्रल वर्ल्ड के ड्रीम उसके अंदर शुरू होते हैं। और ड्रीम के बारे में जानना है तो बहुत सारी किताबें, अच्छी किताबें, तिबेटियन योगा जो है उसके वो अंदर बहुत सारी चीज़ें ये बताई हुई है। तो अ, वो जो है वो तिबेटियन योगा के अंदर ड्रीम के अंदर बहुत सारे उन लोगों ने प्रयोग किए थे, और किस तरह वहाँ भी जागृति हम मेंटेन कर सकते हैं, वो सब चीज़ ये जो है वो तिबेटियन योगा में हमें मिलती है। और दूसरी बात ये जो है कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर हमें प्योर नोइंग, मतलब कि जब ये ड्रीम स्टेट के अंदर हम जाते हैं तो कुछ कुछ ज्ञान अंदर से ही प्राप्त होता है। आज जो है हम ज्ञान बाहर से प्राप्त करते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी किताब में से या किसी और जगह से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो जो प्योर नोइंग है, जो शुद्ध ज्ञान है, वो तो अंदर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि वो आत्मज्ञान है। तो जैसे जैसे व्यक्ति अंदर आत्मा की ओर जाता है तो अंदर से उसको प्योर नोइंग होता है, और वो ज्ञान जो है वो अपने बारे में अंदर का ज्ञान इसको होता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हो जाती है अगर हम इस कॉन्शियस स्लीप में उस स्टेज तक पहुंचते हैं जहाँ से प्योर नोइंग चालू होता है, शुद्ध ज्ञान चालू होता है। तो बहुत सा हमारा एक कल्याण के रास्ते पर, क्योंकि अभी अंदर से हमारी समझ खुल जाएगी, और अंदर से ही हमें ज्ञान मिल जाएगा कि ये करना है, ये नहीं करना है। एक पूरा रास्ता जो है अंदर से हमें मिल जाएगा। तो ये एक पड़ाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये यहाँ तक हमें जाना है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम उठते हैं ये ड्रीम स्टेट के बाद में, तो उसको खास रिकॉल करना न भूलें। क्योंकि प्रोसेस क्या होती है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस ब्रेन जो है, वो उस समय शांत शांत हो जाता है, स्लीप मोड में आ जाता है। तो और अंदर का जो माइंड है वो एक्टिव बनता है, और वो कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट करके ज्ञान प्राप्त करता है। और वही ज्ञान बाद में वो जो है वो कॉन्शियस ब्रेन को देता है, जहाँ वही ज्ञान का रजिस्ट्रेशन होता है। और वो जो ज्ञान का रजिस्ट्रेशन है, इससे हम जान पाते हैं कि हमारे अंदर क्या पड़ा हुआ है। आजकल जो हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं वो तो बहुत सुपरफिशियल लेवल पर हमारा सब सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है, क्योंकि ये डीप डाउन जो अंदर पड़ा है वो तो हम वहां तक तो जा ही नहीं सकते। ये कॉन्शियस स्लीप में हम वहां तक जा सकते हैं। तो अंदर क्या पड़ा हुआ है, कौन सी हमारी वीकनेसेस है, क्या है, तो बहुत सारी चीजें उसके बाद में हमें अनुभव में आता है। तो फिर उठ के तुरंत एक डायरी बना लेनी है, और उसके अंदर हमेशा रोज एवरीडे उसकी नोट करते जाना है। इतनी प्रक्रिया हमें रोजाना करनी है।
और स्लीप पैरालिसिस की स्थिति में जो है वो ब्रेन ब्रेन सो जाता है पर माइंड अलर्ट है। उसका डिफरेंस क्या है, कैसे समझ सकते हैं कि ये ब्रेन सोया है माइंड अलर्ट है? तो आप कर रहे हो और जैसे स्लीप पैरालिसिस हो गया, अब आप आपका माइंड जो है एकदम अलर्ट है, और ये जो अपना जो ब्रेन है वो एक स्लीप मोड के अंदर है। उस दौरान क्या होता है कि अ, कुछ चीजें जब बाहर कुछ घटित होती है तो उसका पता चलता है, पर वो क्योंकि ब्रेन काम नहीं करता तो वहाँ कोई रिएक्शन आते नहीं आते हैं। जैसे कि अर्ली मॉर्निंग में आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और सुबह में न्यूज़पेपर आपके घर पर आके पड़ा है तो उसका जो खट करके आवाज आएगा, तो एक खाली इतना आपको समझ में आएगा, इतना ख्याल आएगा कि हाँ न्यूज़पेपर आया, बस। उसके बाद में कोई विचारों की आगे प्रोसेस नहीं चलेगी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि एक विचार आया तो उसके बाद में दूसरा तीसरा चौथा वही सब्जेक्ट का विचार हमारे हमारे अंदर चालू रहता है। वो यहाँ घटित नहीं होता है क्योंकि स्लीप पैरालिसिस की ऐसी स्थिति है, एक आधी तंद्रा की स्थिति है उसके अंदर। तो कुछ इंद्रियां काम करती है पैसिवली और कुछ समझ में भी आता है, पर वहाँ कोई भी रिएक्शन हमारे अंदर नहीं उठता है। ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है और इसका अनुभव हमें करना है। तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम देखा था। अब आगे पढ़ते हैं। अब क्या गोल क्या है इसका कॉन्शियस स्लीप का, ये यहाँ बताना वो चाहते हैं सावरिया सर। Separation of the astral body from the physical, and to be convinced that it is not mere philosophy but a phase of life। तो ये क्या, एक पहला गोल क्या है कि एक अनुभव ये करना है, सेपरेशन ऑफ द एस्ट्रल बॉडी फ्रॉम फिजिकल। तो लास्ट टाइम हमने ये बात की थी कि भाई हमारे अंदर एस्ट्रल और फिजिकल जो है वो जुड़े हुए होते हैं, जैसे कील मारा होता है ना, इस तरह वो जुड़े हुए होते हैं। और ये सेपरेशन का अनुभव जब स्लीप पैरालिसिस होता है, ये रेम की स्थिति बनती है, उसके बाद में आगे जाके ये एस्ट्रल की अनुभूति फिर होनी चालू लगती है। कई लोगों को ऐसे लगता है जैसे दरिया के अंदर, जैसे समुंदर के जो वेव्स कैसे इस तरह उठते हैं, उसकी लहरें किस तरह उठती है। तो बॉडी, ये फिजिकल बॉडी के अंदर कई लोगों को ऐसा फील होता है कि जैसे कुछ वेव जैसा कुछ ऊपर नीचे अंदर हो रहा है। तो वो जो है वो एस्ट्रल की अनुभूति है, वहां से वो शुरुआत होती है और आगे जाके उसका सेपरेशन तक पहुंचती है। तो सेपरेशन में क्या होता है कि फिजिकल बॉडी यहाँ पड़ा है और एस्ट्रल उससे दूर है, और हमारी जो आइडेंटिटी है अब वो एस्ट्रल के अंदर चली जाती है। अभी क्या है कि अभी हमारी आइडेंटिटी है फिजिकल बॉडी के साथ, मैं जो हूँ मैं हूँ, तो वो हमारा फिजिकल बॉडी के साथ में है। जब भी मैं हूँ ऐसा कहता हूँ तो फिजिकल बॉडी का उसका संदर्भ आता है। पर जब एस्ट्रल बॉडी फिजिकल बॉडी से जब छूट जाता है तो जो आइडेंटिटी है, अपना होनापन जो है, उसकी अनुभूति उसको एस्ट्रल में लगती है, और फिजिकल जैसे दूसरा बॉडी है इस तरह वो उसको दूर से देख सकता है। तो ये सेपरेशन का एक लक्षण है कि वो अपने ही बॉडी को वो व्यक्ति देख सकती है, और उसकी खुद की जो होनेपन का अनुभव है वो एस्ट्रल के अंदर रहता है। No preconceived ideas, because this is pure knowing. Set aside all that you have heard or read. It will come in the way of your pure knowing। तो अभी ये कोई ये जो अनुभूति हो रही है ये सेपरेशन की, ये कोई फिलोसॉफी नहीं है, या कोई उसके अंदर कोई दूसरी चीज, कोई कंसीव्ड आइडिया भी नहीं है, कोई पूर्वधारणा नहीं है उसके अंदर। ये एक प्योर अनुभूति है और इसमें प्योर नोइंग की स्थिति बनती है। और इसीलिए अगर प्योर नोइंग को जानना है, प्योर नोइंग की स्थिति में जाना है, तो जो हमने कुछ पढ़ा, जो है जो सुना है, उसको एक साइड पे रख देना पड़ेगा। नहीं तो क्या है कि वहाँ थोड़ा भी माइंड एक्टिव हो जाएगा, ब्रेन का पार्ट एक्टिव हो जाएगा और कोई नॉलेज बीच में आएगा तो वो प्रॉब्लम करेगा, वो अच्छी अनुभूति हो नहीं पाएगी। तो इसीलिए जरूरी ये है कि हम जो पढ़ते हैं वो सब ठीक है, अब तक पढ़ लिया। अभी हमें अंदर क्या है, प्योर नॉलेज क्या है अंदर, प्यार प्योर, वो हमें जानना है। अभी किताबों का ज्ञान हमें नहीं चाहिए। तो एक अंदर इस तरह का एक
एक भाव उठना चाहिए कि भाई अंदर से क्यों ज्ञान नहीं आता है, मुझे जिंदगी भर ये बाहर किताबों के से ही सहारा लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेट द बॉडी सेपरेट and unite a few times in sleep and let this be registered in the registration area of the brain। अब ये जो है वो ये कुछ समय के लिए ये प्रोसेस चलनी चाहिए सेपरेशन ऑफ बॉडी का। तो बॉडी एस्ट्रल जो है वो फिजिकल से अलग होता है, फिर से वो फिजिकल में आ जाता है, फिर से अलग होता है, अलग, ये इस तरह रोजाना थोड़े दिन के लिए उसका अनुभव उसको होना चाहिए, क्योंकि ये एक टेक्निक है। तो वो और उसका रजिस्ट्रेशन एरिया में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब कि आप जो चीज रजिस्टर होती है उसको ही आप जान पाते हैं। ऐसे एक अनुभव कर लिया और वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो आप वो अनुभूति वो समय वो ठीक है, बाकी वो अनुभूति कोई काम की नहीं है, क्योंकि आप उसको ये नहीं रिवाइव नहीं कर पाते हैं उसको। इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर वो अनुभूति का रजिस्टर होना जरूरी है। और ये एस्ट्रो फिजिकल का जो सेपरेशन है फिर मर्ज होता है, ये जो प्रोसेस है उसका भी रजिस्ट्रेशन होना यहाँ जरूरी है। The techniques, the modality, and the details of the separations will be repeated। तो ये जो इसकी टेक्निक वगैरह है वो बार बार रिपीट यहाँ होती जाएगी, जिस तरह ये सेपरेशन होता है फिर इकट्ठा होता है, इस तरह बार बार जब होता है तो उसकी जो पूरी सेपरेशन की जो डिटेल है वो धीरे धीरे करके रजिस्टर्ड होती जाएगी, और हमारा एक टेक्निकल नॉलेज सेपरेशन के बारे में वो हमारा बढ़ता जाएगा। These are difficulty final steps of life culminating in immortality। तो जो इमोर्टालिटी जो है, जो अमरत्व है, वो तावरिया जी इमोर्टालिटी किसको कहते थे कि कॉन्शियस डेथ और कॉन्शियस बर्थ जो है वो बीच की, अगर हम कॉन्शियस नहीं रहते इन बिटवीन तो वो मॉर्टालिटी है, क्योंकि वो जो अवेयरनेस है वहाँ खत्म हो गई। जो अभी हम अभी कॉन्शियस है, अभी हमारा सब चल रहा है जब तक डेथ नहीं आता है, डेथ के मोमेंट के ऊपर अगर वो कॉन्शियसनेस टूट जाती है तो हम मॉर्टल बीइंग है। तो जिसकी कॉन्शियसनेस मेंटेन रहती है और वही कॉन्शियसनेस के साथ वो डेथ के बाद भी आगे जाता है, वो इमॉर्टल है। तो वो एक पराकाष्ठा है उसकी। पर वो जो स्टेप्स है वो बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है कि भाई ऐसे जैसे बात कर रहे हैं इस तरह हम ये इमॉर्टल स्टेट के अंदर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत कितने जन्मों तक काम करना पड़ता है तब ये इमॉर्टल स्टेट डेवलप होता है, मतलब कॉन्शियसनेस की कंटिन्यूटी जो है वो तब जाके आगे बनती है। One is normally asked to remain awake, but if one has not mastered this practice, one cannot remain awake even in daytime। तो हम जब बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे मास्टर्स को गुरुओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा पता चलता है कई गुरु ये अवेयरनेस मेंटेन करने की, अवेयरनेस के प्रयोग ये सब बताते हैं। पर ये तावरिया जी कहते हैं कि अगर आपने इस लेवल के ऊपर कॉन्शियस स्लीप के अंदर जाके अगर ये अवेयरनेस का अनुभव नहीं किया तो आप बाहर जो कर रहे हैं, क्योंकि उस दौरान तो आपका ब्रेन जो है वो ब्रेन तो एक्टिव है, तो वो रियल अवेयरनेस को आने ही नहीं देगा। वो पोते एक डिस्ट्रक्शन, सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन तो अपना ब्रेन ही है और उसके अंदर चल रहे विचार ही है। तो जो रियल अवेयरनेस का अनुभव होना चाहिए वो तो हो ही नहीं सकता। पर अगर हमने ये अनुभव कॉन्शियस स्लीप में किया है और इसकी टेक्निक जानते हैं तो डे टाइम के अंदर भी हम फिर वो अवेयरनेस को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पहले मास्टरी लेनी है, उसके बाद में हम फिर अवेयरनेस के साथ जी सकते हैं। अभी जो अवेयरनेस के हम प्रयोग कर रहे हैं वो ठीक है, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, पर उसमें कोई ग्रिप नहीं आएगी। बहुत सारा प्रयत्न करेंगे फिर भी जो अवेयरनेस दिन भर में मेंटेन होनी चाहिए वो मेंटेन नहीं होती है। और ये सबका अनुभव होता है, चाहे कितना भी उसने अभ्यास कर लिया, कितनी भी बातें समझ ली, सब कुछ समझ लिया, पर वो होता नहीं है। प्रॉब्लम ये है। तो इस लेवल के ऊपर इसको मास्टर करना है। Step by step we are earning immortality, and death is at first
confronted and then bypass. तो स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है, इमोर्टलिटी की और जो है वो स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 करके जाना है। और पहले क्या होगा कि डेथ के साथ हमारा हम कन्फ्रंट होंगे, उसके साथ हमारा टकराव होगा, और फिर हम डेथ को बाईपास करके हमारी कॉन्शियसनेस मेंटेन करके आगे निकल जाएंगे। ये सब पॉइंट वाइज दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब क्या करना है आपको, ये एक पूरी प्रोसेस बताते हैं। जैसे वो उसमें हमने आगे देखा कि रात को किस तरह करना है। अब यहाँ सुबह में उठ के किस तरह इसकी प्रैक्टिस करना है, ये दोनों टाइम पर कर सकते हैं। एक तो रात को जब नेचुरल नींद आती है उस दौरान उन्होंने बताया सब कि किस तरह ओम सत्यम परम धीमहि बोल के, और फिर पार्ट बाय पार्ट बॉडी को रिलैक्स करके, और ये छो एक्सरसाइज भी दी है वो भी कर सकते हैं, और बॉडी को रिलैक्स करके पैरालिसिस की स्टेट के अंदर जा सकते हैं। और जब फिर नींद आती है तो वो नींद के दौरान आंख खुली रख के उसके उसमें जागृत रहने का प्रयत्न कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हम रात को करते हैं। अब यहाँ उन्होंने सुबह में भी यही प्रैक्टिस का एक दूसरा ये दिया है, क्योंकि जो हमारी स्लीप की साइकिल है उसके अंदर हर 1.5 घंटे के बाद में हम जागृत हो गए, उसके 1.5 घंटे के बाद में फिर एक स्लीप का वेव आता है। तो जब जागृत सुबह में हो गए 5 बजे मानो की, और फिर 6:30 बजे के आसपास में एक फिर वेव आएगा आपको स्लीप का, तो उस दौरान हमें कॉन्शियस स्लीप का फिर से अनुभव करना है। तो जैसे रात को कैसे नेचुरल स्लीप के अंदर हम प्रयोग करते हैं, उसी तरह यहाँ भी सुबह में भी हम 1.5 घंटे के बाद में फिर कॉन्शियस स्लीप का नया एक अभ्यास कर सकते हैं। उसका प्रोग्राम अभी यहाँ बता रहे हैं। द फॉर्मल प्रैक्टिस, ये फॉर्मल प्रैक्टिस इसको कहते हैं। गेट अप अर्ली इनफ इन द मॉर्निंग टू कंप्लीट द रिफाइनिंग और फेज एक्सरसाइजेस बाय 6 AM। तो सुबह में जल्दी उठ जाना है, करीब करीब 5 बजे उठ जाना है, या 4:30 बजे उठ जाना है, और 6 बजे तक में जो आपका जो रिफाइनिंग फेज जो भी कर रहा है ऑल्टरनेटिव डेज, वो सब पूरी क्रियाओं को आपको खत्म कर देना है। देन सिटिंग कंफर्टेबली क्रॉस लेग ऑन द फ्लोर। अब एक गद्दा बिछा के उसके ऊपर आपको पालथी मार के बैठ जाना है कंफर्टेबली। मेंटली चांट वन माला, that is 108 repetitions of the Gayatri mantra for 18 minutes to the rhythm of normal 3 SRB। ठीक है, तो ये अभी जिस तरह हम गायत्री मंत्र करते हैं इसी तरह एक माला गायत्री मंत्र की करना है। मतलब ये 18 मिनट तक हमें पूरा मंत्र को 3 स्टेप के साथ करना है, ऐसे नहीं बोलना है, 3 स्टेप के साथ करना है। और जो लोग कर रहे हैं वो जानते हैं, फिर भी यहाँ उन्होंने बताया है कि किस तरह करना है। 1 repetition fitting into every 2 breaths और 10 seconds। तो जो पूरा मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये बहुत लंबा मंत्र है, उसको 10 सेकंड में कंप्लीट करना है, या फिर ऐसा कहे कि 2 श्वास में, क्योंकि हमारा 3 स्टेप का जो है वो 5 सेकंड का है। 3 सेकंड लेना है, 2 सेकंड छोड़ना है, 1 2 3 लेना है, 5 6 में छोड़ना है। तो इस तरह जो मंत्र है उसको इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला पार्ट है, जैसे 1 2 3 में हमें क्या बोलना है, ओम भूर्भुवः स्वः इतना बोलना है, और फिर 5 6 के अंदर तत्सवितुर वरेण्यम, फिर से 1 2 3 के अंदर भर्गो देवस्य धीमहि, और 5 6 के अंदर धियो यो नः प्रचोदयात्। तो 2 श्वास के अंदर या 10 सेकंड के अंदर ये पूरा मंत्र कंप्लीट होगा। तो एक माला या 18 मिनट तक उसको हमें सुबह में ये सब रिफाइनिंग वगैरह करने के बाद में बैठ के ये करना है। उसके बाद क्या करना है, एट द एंड ऑफ दिस lie down on your back and cover yourself with a sheet। अब इसके बाद में जो गद्दा है उसके ऊपर ही आपको सो जाना है, हाँ, बैक के ऊपर। और फिर हमें कुछ ओढ़ लेना है, वो ढांकना है, बॉडी को कवर करना है, आच्छादित करना है, चादर ओढ़ लेना है तुक में। तो इतना पहले करना है। नाउ गो थ्रू योर एंटायर बॉडी एज इफ इट इज ए होलो बाम्बू शव यात्रा।
relaxing each part as you touch it with your awareness and leaving it starting from the tips of your toes and fingers through the limbs up through the torso and into the head area, ending at agna, the point of registration midway between and a little above the eyebrows. अब यहाँ उन्होंने पूरी प्रक्रिया बता दी है कि अब आप लेट जाइए, थोड़ा कुछ चादर को ओढ़ ले, और उसके बाद में जो पूरा बॉडी है एज इफ वो पूरा होलो है, जैसा खाली है, बम्बू कैसा अंदर से पोला होता है, इस तरह वो अंदर से खाली है, पोला है, इस तरह उसका बॉडी का अंदर हमें एक्सपीरियंस करना है लेट कर। और वो नीचे से ऊपर तक इस तरह धीरे 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 पार्ट बाय पार्ट इसको अंदर से ऑब्जर्व करते जाना है। जैसे पहले फिंगर्स वगैरह का पार्ट है, टो, ये अपना टो है, फिंगर से, उसके बाद में ये ऊपर वाला हिस्सा, पैर का हिस्सा जो है, वो पूरे हिस्से को जैसे अंदर से खाली है इस तरह ऑब्जर्व करते जाना है। शुरुआत में ये नहीं होगा, क्योंकि जितनी हमारी अगर अवेयरनेस पक्की होती है और अटेंशन हमारा पावरफुल होता है तो ही ये होगा। शुरुआत में तो आप ऊपर ऊपर से ध्यान कर सकते हैं, बॉडी को ऊपर ऊपर से आप अवेयरनेस के साथ रिलैक्स कर सकते हैं, पर अंदर से करना बहुत मुश्किल है। और अंदर से करने के बाद में उसको फिर बम्बू की तरह होलो देखना वो और भी कठिन बात है। पर लंबा अभ्यास के बाद फिर इस तरह का हम अनुभव अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह पूरे बॉडी को यदि पूरा खाली है, इस तरह का हमें अनुभव करते जाना है। और उसको आज्ञा चक्र जो है, यहाँ हमारे जो बिटवीन आईब्रो जो है, वहाँ ऊपर आज्ञा चक्र है, वहाँ हमें पूरी प्रक्रिया में आके वहाँ रुकना है। मतलब नीचे से रिलैक्स करते 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 ऊपर तक आना है, और लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा आज्ञा चक्र। You can set up visualizing a dot of white light at Agna। तो यहाँ आज्ञा चक्र के अंदर आप उस दौरान एक व्हाइट डॉट, लाइट के जैसे एक प्रकाश है और उसका एक डॉट जैसा है, उसको भी आप आज्ञा चक्र के अंदर विजुलाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक प्रकाश जैसा है राउंड में डॉट जैसा, वो आप आज्ञा चक्र के अंदर फोरहेड के ऊपर देख सकते हैं। दिस विल ब्रिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ स्लीप पैरालिसिस। अब ये अगर इतना होता है, हाँ, तो बॉडी को हमने रिलैक्स कर लिया, पोला जैसा ये बम्बू जैसा होलो है, इस तरह का अनुभव कर लिया, और फिर लास्ट में हमने आज्ञा चक्र के अंदर हम कंसंट्रेट करते हैं एक लाइट को। तो इतना कर लेते हैं तो पूरा बॉडी जो है वो स्लीप पैरालिसिस की स्थिति के अंदर आ जाएगा। जस्ट बी इन द स्टेट ऑफ बेयर वेटिंग, प्रतीक्षा, एंड ट्राई टू बी अवेयर ऑफ ड्रीम्स। अब यहाँ जो है वो एक प्रतीक्षा की स्थिति के अंदर आना है। अब यहाँ कुछ विचारना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जैसे कि कोई हमें कुछ ज्ञान देने वाला है, कोई अंदर से ज्ञान आने वाला है, उसकी प्रतीक्षा, या कम्युनिकेशन के अंदर हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है तो उसकी कैसे प्रतीक्षा करते हैं, तो एक प्रकार की प्रतीक्षा, या कोई हमें कुछ कहना चाहता है तो उसकी हम प्रतीक्षा करते हैं। तो एक वेटिंग पीरियड के अंदर, एक प्रतीक्षा की स्थिति के अंदर हमें रहना है। और फिर जो ड्रीम स्टार्ट होंगे, तो ड्रीम के अंदर ही ये जो है यो प्योर नॉलेज, नोइंग है या नॉलेज है, वो हमें ड्रीम थ्रू भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई आके बोलेगा और कोई बातें करने लेगा। तो जो ड्रीम आएंगे वो भी इस तरह के आएंगे, ड्रीम में भी आपको कोई आके आपको सिखा सकता है। तो वो इस तरह की फिर प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो आपको वहाँ अवेयर रहना है ड्रीम के लिए। इफ स्लीप्स ओवर कम्स, टर्न ऑन योर राइट साइड एंड गो टू स्लीप। अगर फिर वो बहुत नींद आती है, इतना करते करते स्लीप पैरालिसिस हो गई और ऐसा लगता है कि अभी बहुत हैवी नींद आ रही है, हम जागृत नहीं रह सकते हैं, तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप राइट साइड के ऊपर टर्न हो जाओ और फिर सो जाओ। अब राइट साइड के ऊपर क्यों टर्न होना है? क्योंकि राइट साइड के ऊपर जब टर्न होते हैं तो फिर हमारा लेफ्ट नोस्ट्रियल माने
ईडा नाडी जो है वो चालू हो जाएगी, और ईडा नाडी का कनेक्शन जो है वो क्रॉस में राइट ब्रेन के ऊपर है। ईडा नाडी जो है वो लेफ्ट में है, पर उसका क्रॉस कनेक्शन ब्रेन के अंदर होता है। तो हमारा राइट ब्रेन के साथ इसका क्रॉस कनेक्शन बनता है। तो राइट ब्रेन को डेवलप करने के लिए ये राइट साइड पर सोना वो बहुत जरूरी है। तो कॉन्शियस नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, फिर भी हम थोड़ा बेनिफिट लेने के लिए क्या करेंगे, राइट साइड पर सो जाएंगे, और ये ईडा नाड़ी द्वारा फिर राइट ब्रेन के साथ अंदर उसके साथ उसका कनेक्शन हो जाएगा। तो वहां से भी कुछ जानना समझना मिल सकता है, क्योंकि राइट ब्रेन जो है वो एक जिसको हम डिवाइन ब्रेन कह सकते हैं, ऐसा एक कुछ है। 5 मिनट में एक ब्रेक पड़ेगा, तब तक अभी हम पढ़ते हैं। अब उसकी एक रिवर्स प्रोसेस भी यहाँ बताइए, ये आपको पहली बार जानना मिलेगा कि नॉर्मल कोर्स में हम जो कॉन्शियस स्लीप करते हैं तो पैर से चालू करके ऊपर आते हैं। अब यहाँ उन्होंने एक और नई टेक्निक बताई है ऊपर से नीचे की ओर जाने की। तो कहते हैं कि ऑल्टरनेटिवली, मतलब कि रोज नहीं, एक दिन नीचे से ऊपर और एक दिन ऊपर से नीचे। ऑल्टरनेटिवली यू कैन स्टार्ट एट आग्ना and work downward through the body right up to the extremities, toes and fingers, and end up visualizing a black dot at Swadhisthana, the point meeting of the genital organ and the torso. अब देखो यहाँ एक नई बात आपको जानने मिलेगी, शायद ये पता नहीं होगा कि ये ऊपर से अब नीचे की ओर विजुअल ये रिलैक्सेशन करते जाना है। और लास्ट में जैसे नीचे से ऊपर हम आए थे तो आज्ञा चक्र के अंदर हम लाइट का एक डॉट देखने का प्रयत्न करते थे। अब यहाँ जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हमें फिर पूरी प्रोसेस कंप्लीट करके नीचे तक जाके बाद में फिर जो है वो स्वादिष्टान जो पॉइंट है उसके ऊपर वहाँ वो लाइट को विजुलाइज करना है। ब्लैक डॉट ऊपर जो है वो एक व्हाइट डॉट का उन्होंने बताया, यहाँ ब्लैक डॉट शब्द यूज किया है। ये खास याद रखना है कि जब नीचे आते हैं स्वादिष्टान पर हम जब ये करेंगे तो ब्लैक डॉट का विजुलाइज करना है, और जब आज्ञा चक्र में विजुलाइज करते हैं तब व्हाइट डॉट का अनुभव करना है। और ये जो है वो जो स्वादिष्टान है वो हमारा जिनेतल है, जो जिनेतल ऑर्गन है, वो जो बॉडी के साथ जो 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 पॉइंट के ऊपर टच होता है, वो पॉइंट जो है वो पॉइंट को हमें ये स्वादिष्टान का पॉइंट है, और वहाँ हमें ब्लैक पॉइंट को अनुभव करना है। दिस हैज ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन द रिटेनिंग ऑफ सीमेन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक बहुत एक पावरफुल प्रक्रिया है, जिससे इसे जो सीमेन है, वीर्य शक्ति है, उसको रिटेन कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, और उसको हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा है, सेक्स एनर्जी जो है हम जानते हैं सेक्स एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो सेक्स एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हो सकता है अगर हम इसको रिटेन करते हैं तो ये एक यहाँ चौथा मुद्दा इस पेपर का खत्म होता है। अब पांचवा मुद्दा में बताते हैं, एक अलग अलग स्टेजेस बताते हैं उसके अंदर। फेज ऑफ स्लीप विच लीड टू रैम एंड स्लीप पैरालिसिस। तो स्लीप पैरालिसिस के तक जानने के लिए और रैम तक जाने के लिए अलग अलग जो जो फेज है, वो स्टेजिस है, वो यहाँ उन्होंने स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 इस तरह बताया है। तो स्टेज 1 में कहते हैं द फ्लो ऑफ सेंसरी इनपुट स्लोज डाउन, देयर इज ए ट्रांसमिशन फ्रॉम drowsy wakefulness to light sleep, drifting eye movements, vivid brief dreamlets or images, hypnotic imagery. You pass through this stage normally very quickly. अब ये पूरी प्रक्रिया आगे चल रही है कि भाई पहले तो हमने ये सब एक्सरसाइज कर लिया, फिर गायत्री कर लिया, फिर गद्दे के ऊपर से सो के पूरे बॉडी को रिलैक्स कर लिया,
और स्लीप पैरालिसिस तक मानो कि आ गए। और उसमें दो प्रोसेस बताई, नीचे से ऊपर की और ऊपर से नीचे की। अब क्या होता है कि जब ये स्थिति बनती है तो सेंसरी इनपुट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। सेंसरी इनपुट मतलब जो कोई बाहर से जो कुछ इनपुट आते हैं, कुछ आवाज आ रही है या कुछ स्मेल आ रही है, जो पांच इंद्रिय की जो है चीजें हैं वो स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे हम एक स्लीप पैरालिसिस के स्टेजेस देखते थे। और उसमें पहला स्टेज हम ये देखते थे कि सेंसरी इनपुट जो है वो हमारा कम हो जाता है। जब वो ये स्थिति के अंदर आते हैं, स्लीप पैरालिसिस की स्थिति में जब आते हैं, तो हमारा सेंसरी इनपुट जो है वो पांचों इंद्रियों का काम करना बहुत कम हो जाता है। और उस दौरान जो ड्राउजी मतलब एक तंद्रा वाली जो जो एक स्थिति होती है, वो तंद्रा वाली स्थिति से हम एक लाइट स्लीप के अंदर चले जाते हैं। तो एक हल्की सी निद्रा आ जाती है, पहले तंद्रा आती है। और तंद्रा क्या है कि जब हम सोते हैं तो थोड़ी देर की हमें एक हिप्नोटिक इमेजरी हमें दिखाई देती है, मतलब कि एक इमेजिस। आप रात को भी ये तो हर रात को आपको अनुभव होता होगा कि भाई आप जब सोने जाते हैं तो एकदम नींद नहीं आती है, पहले आपको थोड़ी देर के लिए थोड़ी कुछ इमेजेस दिखाई देगी। और वो भी ऐसी चीजें कि जो दिन भर में जो खास गहराई से कोई चीज बनी है, इंटेंसिटी बनी है। या फिर लास्ट पार्ट के अंदर जैसे कि आप सोने जाते हो उससे पहले मानो कि आपने कुछ टीवी में देखा या न्यूज़ देखा और उसके अंदर कोई चीज़ थोड़ी पकड़ में आ गई। तो जब आप पहले सोने जाते हैं तो उस दौरान आपको ये इमेजेस, जो कुछ आपने लास्ट में देखा उसकी इमेजेस चालू हो जाती है। तो ये नॉर्मल कोर्स में नींद आने की पहली एक स्थिति है, जिसमें हम कुछ ऐसे पिक्चर्स दिखाई देते हैं। अनइवन होते हैं, उसके अंदर कोई ये नहीं होता है एक के बाद कुछ दूसरा एकदम अलग भी दिखाई देने लगता है, जैसे ड्रीम में कैसा होता है इस तरह। तो ये तंद्रा की स्थिति, उसको तंद्रा की स्थिति कहते हैं। और तंद्रा की स्थिति के बाद में लाइट स्लीप ये आ जाएगी, ये जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब। विविध ब्रीफ ड्रीमलेट्स और इमेजेस, ये ड्रीमलेट्स और इमेजेस अब यहाँ चालू हो गई है। यू पास थ्रू दिस स्टेज नॉर्मली वेरी क्विकली। तो ये थोड़ी मिनट के लिए चलेगा, और उसके बाद में बहुत जल्दी से ये खत्म हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाएंगे, स्टेप टू या स्टेजिस टू, बोनाफाइड स्लीप। अब जो है वो वास्तविक स्लीप आएगी। पहले तो क्या थी कि ड्राउजी वेकफुलनेस का थोड़ा या लाइट स्लीप का अनुभव होता था। अब बोनाफाइड स्लीप, यहाँ जो है वास्तविक या प्रामाणिक निद्रा का आपको अभी अनुभव चालू हो जाएगा। यूनिक ब्रेन वेव पैटर्न्स कॉल स्लीप स्पिंडल्स mentally actively is sparse, मंदन एंड थॉट लाइक। अब ये जो वास्तविक निद्रा के अंदर जब चालू होगी तो क्या आपको अनुभव होगा कि यूनिक ब्रेन वेव्स पैटर्न्स आपको उसमें अनुभव होंगे, एक अलग प्रकार के वेव पैटर्न्स पैटर्न्स का अंदर अनुभव होगा, जिसको ये लोग स्लीप स्पिंडल्स कहते हैं। जो स्पिंडल्स होता है ना, जो धरी पर घूमता रहता है, इस तरह की स्लीप का अनुभव होता है। और वो मेंटली जो है, मेंटल एक्टिविटी इज स्पार्स, मतलब कि अपर्याप्त मेंटल एक्टिविटी आपकी हो जाएगी। मंदन माने कि एक नीरस स्थिति बन जाएगी, जिसमें कोई अभी इंटरेस्ट नहीं हो, इस तरह की एक स्थिति बन जाएगी। और कुछ थोड़ा सा जैसे कि विचार कुछ आ रहा है, ऐसी स्थिति ये सेकंड स्टेप के अंदर बन जाएगी, जिसको बोनाफाइड स्लीप यहाँ कहा है। तो पहला जो सेंसरी जो इनपुट स्लो डाउन हो गए वो स्लीप स्टेप था। दूसरा स्टेप में बोनाफाइड स्लीप है। अब तीसरा में क्या होता है कि ये स्थिति जो बनी दूसरी, उसके बाद में आफ्टर 20 मिनट्स और सो ऑफ स्टेज 2 यू पास इनटू स्टेज 3 कॉल्ड डेल्टा स्लीप। अब डेल्टा स्लीप की स्थिति आती है। तो हम जानते हैं ये जो साइंस ने अभी चार प्रकार के जो वेव्स, और उसके बाद में अभी और भी ये ब्रेन वेव्स को वो संशोधन करते रहते हैं। उसमें लास्ट जो है, जैसे कि बीटा, अल्फा,
थ्रेटा और डेल्टा। डेल्टा जो है वो एकदम डीप जो है, जिसमें ब्रेन वेव्स बहुत कम हो जाते हैं। ब्रेन वेव्स का एक अलग प्रकार के डेल्टा में ब्रेन वेव्स होते हैं। तो यहाँ डेल्टा स्लीप मतलब एकदम साउंड स्लीप, डीप स्लीप आ जाती है। वो कब? 20 मिनट के बाद आएगी। ये स्टेज 2 में जब हमारे बोनाफाइड स्लीप हो जाएगी, उसके बाद में 20 मिनट के बाद में ये स्थिति बनेगी जिसमें डेल्टा स्लीप। और ये स्थिति रात को भी हर व्यक्ति के लिए ये सब कुछ है। ये तो यहाँ हम कॉन्शियसली हम कर रहे हैं, पर रात को यही स्थिति बनती है। हम रात को सोते हैं, पहले थोड़ी नींद आती है, उसके बाद में 20 मिनट के बाद में हमारे अंदर एक ये डेल्टा स्लीप में हर व्यक्ति चले जाती है। उसके बाद में फिर वो ये स्टेज 2 के ऊपर आती है, स्टेज 1 के ऊपर आता है, फिर से वो डेल्टा ये डेल्टा स्लीप के अंदर चला जाता है। इस तरह रात को 2 3 4 बार इस तरह होता रहता है। हर 90 मिनट्स के अंदर ये साइकिल बनती रहती है, और सुबह होते होते ये फिर ये थोड़ी वो कम होने लगती है। तो ये स्टेज 3 यहाँ बताया है। आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ or so of stage 2, you pass into stage 3 called delta sleep, so named after regular large slow brain waves that characterize this stage of quiet sleep, hardly any dream content. तो ऐसे ये स्थिति ये स्थिति है कि इसके अंदर ड्रीम न के बराबर है, कुछ ड्रीम लगभग है ही नहीं, ऐसी स्थिति होती है। और ये डेल्टा के अंदर जो ब्रेन वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एकदम स्लो ब्रेन की प्रक्रिया उसमें आप बताते हैं। You linger in delta sleep or deep sleep for about 30 to 40 minutes, then you return to stage 2, and about 70 to 90 minutes after stage 1 started, you come near the level of stage, but you slip into REM or dream sleep for the first time since you went to sleep. अब ये व्यक्ति को जब ये स्थिति में जाता है, तो ये कॉन्शियसली ये जब करता है, और ये उस समय उसको पहली बार ये रेम और ये स्लीप पैरालिसिस का अनुभव उसको होता है। तो ये प्रक्रिया तो रात को भी होती है, पर वो सब अनकॉन्शियसली होती रहती है। यहाँ एक फायदा ये है कि हम कॉन्शियसली करते हैं, तो उसको ये पहली बार ये स्लीप पैरालिसिस या ये रेम की स्थिति, रैपिड आई मूवमेंट की स्थिति का उसको अनुभव होता है। तो ये 30-40 मिनट तक ये डेल्टा की स्लीप बनी रहती है। उसके बाद में फिर से वो थोड़े ऊपर आ जाते हैं। ये जैसे कि ये सबमरीन किस तरह पानी में ऊपर नीचे जाती है, इस तरह हमारी जो अवेयरनेस है वो ऊपर नीचे रहती है। ये एकदम डीप डाउन में डेल्टा के अंदर हमारी स्लीप रहती है। उसके बाद में फिर स्टेज 2 के ऊपर मतलब थोड़ी ऊपर आ जाती है, तब अवेयरनेस थोड़ी हमारी बढ़ती है। और फिर स्टेज 1 के ऊपर आते हैं, तब थोड़ी और जागृति बढ़ती है। तो इस तरह ऊपर नीचे होता रहता है, पर ये ड्रीम स्टेट का अनुभव वहाँ पहली बार उसको होता है। After a brief period of 10 minutes in REM, in which there could be a brief awakening where you remember a dream, you sink back to stage 2 and then into stage 3, coming back for a period of REM. तो ये प्रक्रिया फिर से बनती रहती है। आप 3 के स्टेज पर जाते हैं, फिर 2 पे आते हैं, 1 पर आते हैं, फिर से फिर 2 और 3 में डेल्टा स्लीप के अंदर चले जाते हैं। और उस दौरान जब ये 10 मिनट तक रैम की स्थिति बनती है, तब आपके अंदर ब्रीफ अवेकनिंग भी आ जाती है, और उसके अंदर जो ड्रीम जो होता है, वो आपको याद भी रह जाता है। और रात को भी हमें कई बार ऐसा होता है कि रात का कोई स्वप्न है, कई बार हमें याद रह जाता है। तो इस तरह फिर से वो डेल्टा स्लीप के अंदर चला जाता है। This sequential process goes on through the night approximately every 90 minutes. तो हर 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे के अंदर ये साइकिल बनती रहती है। स्टेज 1 2 3, 3 से फिर 2 1, इस तरह रात भर में ये चलता रहता है। Only the REM period increases to
where they are as long as 30-40 minutes by early morning and delta sleep periods are about 5 to 10 minutes in between. अब क्या होता है कि जैसे जैसे सुबह होती है इस तरह उस दौरान जो है वो रैम का जो पीरियड है बढ़ता जाता है। पहले रैम का पीरियड 10 मिनट का था और जो ये इसका डेल्टा स्लीप का पीरियड था वो ज़्यादा था, 30-40 मिनट था। अब जब जैसे सुबह सुबह होती है उस दौरान थोड़ा चेंज हो जाता है और उस दौरान 30-40 मिनट तक रैम की स्थिति बनती है और 5-10 मिनट ही ये डेल्टा स्लीप की स्थिति बनती है। Thus, the intervals between the REM periods decreases as morning approaches. तो जैसे जैसे सुबह आती है इस तरह ये रैम का पीरियड भी फिर घटता जाता है। During REM we enter sleep paralysis, so we don't act our dreams. तो ये जो जब ये रैम की स्थिति बनती है तो स्लीप पैरालिसिस के अंदर हम एंटर हो जाते हैं। रैपिड आई मूवमेंट के साथ में हमारा बॉडी का पूरा स्लीप पैरालिसिस की स्थिति बनती है, जैसे कि बॉडी अब पैरालिसिस की स्थिति में मूव नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति बनती है। उस दौरान हम ड्रीम के ऊपर कुछ काम नहीं कर सकते हैं। As towards the morning REM periods are longer and sleep paralysis more pronounced and available to us, we thus use the morning time to enter into conscious sleep. तो ये यहाँ जो फिर से सुबह में ये इसका अभ्यास करने का कारण यही है कि यहाँ जो है वो रैम पीरियड जो है वो लंबा होता जाता है और स्लीप पैरालिसिस प्रोनाउंस होती जाती है और गहरी होती जाती है और इसलिए हम मॉर्निंग टाइम के अंदर कॉन्शियस स्लीप का फिर से अभ्यास करके ये स्थिति अंदर कॉन्शियसनेस बनाए रखने की स्थिति हम पा सकते हैं, कॉन्शियस स्लीप का अनुभव अच्छी तरह कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह की पूरी प्रक्रिया उन्होंने बताई है कि ये पूरी किस तरह एक्सरसाइज करना है, गायत्री करना है, उसके बाद में सो जाना है और फिर रैम की स्थिति लाना है, पैरालिसिस की स्थिति लाना है। उससे पहले जो स्टेज 1 में जो सेंसरी इनपुट कम होते हैं और ड्राउजीनेस की स्थिति बनती है, स्टेज 2 के अंदर उससे थोड़ी और गहरी बनती है और स्टेज 3 के अंदर डेल्टा की स्थिति बनती है, डेल्टा स्लीप बनती है और फिर ये फ्लक्चुएट किस तरह होता है, ये सारी प्रक्रिया ये यहाँ उन्होंने ये सब डिस्क्राइब किया है और ये हमें पूरे कॉन्शियस स्लीप के दौरान अनुभव करना है। एक ही हमारा ऑब्स्टिकल रहता है और वो ही है कि अगर हम स्लीप में चले जाते, स्लीप ओवर पावर कर देती है तो ये प्रक्रिया नहीं होती है, तो यही खास ध्यान में रखना है। और दूसरी बात 3 स्टेप की आपकी क्वालिटी, क्योंकि आपकी 3 स्टेप की क्वालिटी अगर अच्छी है तो आप स्लीप पैरालिसिस भी अच्छे कर सकते हैं और ड्रीम स्टेट के अंदर अच्छी तरह जा सकते हैं। तो ये सब करने से पहले और उसके साथ साथ में खास 3 स्टेप के ऊपर तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, उसको पकवा बनाना और ज़रूरी है और इसके साथ में ये कॉन्शियस स्लीप का अभ्यास करते हैं और कभी अगर ये अंदर एक कोई रियल आई का या एक कोई दूसरा एक आई का अनुभव हो जाता है, अपने होनेपन का अनुभव हो जाता है तो एक बहुत काम की चीज़ बन जाती है। तो इस तरह ये प्रोसेस करना है। अब आगे उन्होंने और बताई है, अभी और 2 पेज हैं पर मेरे ख्याल से कि नेक्स्ट टाइम हम उसको देखेंगे। यहाँ आगे उन्होंने फिर ये जो ये अपना जो प्योर नोइंग बताया है, प्योर नोइंग किस तरह आता है उसकी प्रोसेस बताई है और उसके अंदर उन्होंने जो योग सूत्र का एक सूत्र है वो यहाँ बताया है कि भाई योग सूत्र के अंदर बताया है कि ड्रीम के अंदर किस तरह का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये योग सूत्र का एक सूत्र ही है और वो यहाँ तावड़िया जी ने भी बताया है। तो अभी यहाँ एक आध पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, थोड़ा टाइम है तो बाद में क्वेश्चन आंसर का टाइम रहेगा। तो पॉइंट नंबर 6 में कहते हैं व्हाट हैज द योग सूत्र टू से ऑन दिस सब्जेक्ट, रिफर सूत्र 138, मतलब पहला चैप्टर का 38 सूत्र जो है वो पीस दैट इज स्टेडीनेस ऑफ द चित्ता द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी रीच
थ्रू मेडिटेशन ऑन द नॉलेज विच ड्रीम्स ब्रिंग। अब क्या कहा है यहाँ कि जो ड्रीम के अंदर जो नॉलेज आया, ड्रीम के अंदर जो नॉलेज आया है उसके ऊपर मेडिटेशन करने से ये चित्त की शांति, एक शांत चित्त की अवस्था, स्टेडीनेस, चित्त की जो स्थिरता की अवस्था जो है वो प्राप्त होती है। इस तरह महर्षि पतंजलि ने बताया है। तो ये टेक्निक यहाँ बताई है कि भाई ये जब हम ड्रीम्स के अंदर कोई ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर उसके अंदर और मेडिटेशन करके उसका उसको हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, मेडिटेशन करके रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और ये चीज़ जब बनती है तो चित्त की स्टेडीनेस का अनुभव होता है। These dreams are concerned only with whatever that happens at the perineum area in sleep। अभी एक और नई बात ये बताते हैं कि भाई ये ड्रीम्स का, ये ऐसे ड्रीम्स का संबंध है कि जो पेरेनियम एरिया के साथ में अगर कोई पेरेनियम एरिया से अगर कोई स्लीप का कनेक्शन बनता है तो वो जो चीज़ है उसकी बात यहाँ कही गई है, ऐसा वो उन्होंने ब्रैकेट में बताया। दिस ड्रीम्स आर कंसर्न ओनली विथ वॉट एवर दैट हैपन्स एट द पेरेनियम एरिया इन स्लीप। तो स्लीप के दौरान पेरेनियम एरिया में कुछ गतित होता है और जो ड्रीम्स आते हैं। अब यहाँ कुछ मीनिंग तो बहुत गहरा होगा उसका। पेरेनियम एरिया मतलब सेक्स एनर्जी के साथ भी हो सकता है या फिर एस्ट्रल बॉडी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि पेरेनियम एरिया से हमारा एस्ट्रल बॉडी जुड़ा हुआ होता है और हमारा पेरेनियम से ही हमारा प्राण का इंटेक होता है एस्ट्रल के अंदर। तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ बताया गया है। अब आगे जो ड्रीम्स के बारे में और जो बातें हैं वो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। दिवाली से पहले अभी एक फिर 31 का एक हम सेशन रखेंगे और ये पेपर जो बाकी है वो कंप्लीट कर लेंगे। फिर दिवाली के दौरान एक या दो वीक में या एक या दो संडे हम ऑफ रखेंगे। फिर आपको ये इसमें लिंक देकर बता देंगे कि कब से चालू होता है। तो नेक्स्ट वीक में तो फिर से हम मिल रहे हैं, यहाँ हम रुकते हैं और बाद में फिर आगे क्या कॉन्शियस स्लीप का कंसेप्ट है वो फिर आगे देखेंगे। अभी ये आज बहुत गहरी चीज़ें हमने पढ़ी है, सुनी, ये सब इसका चर्चा की है। ये सब अभ्यास करने की चीज़ है और समझना भी वैसे कठिन है, इतना आसान नहीं है। मुझे बोलना और समझाना भी बहुत कठिन है, फिर भी मैंने ये प्रयत्न किया है। अभी फिर भी कोई आप किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ, बोलो। सर, रैपिड आई मूवमेंट्स, हाँ, उसका थोड़ा ज्यादा आप समझा सकते हैं? उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो क्या कहना चाहते हैं रैपिड आई मूवमेंट्स यानी? वो मुझे पहली बार मैंने वो शब्द नहीं, सुना है। ये तो अभी तो रैपिड आई मूवमेंट के ऊपर बहुत मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि काफी संशोधन हो रहा है। और खाली आप REM भी लिखेंगे ना तो इंटरनेट के ऊपर भी आपको काफी मिलेगा उसके अंदर। वो एक मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि चित्त की क्या स्थिति है वो रैम से संबंधित है। और चित्त की स्थिति जो है वो हम अगर वेव्स के अंदर जानना चाहते हैं तो अभी जैसे हमने बात की अल्फा बीटा, ये थीटा और डेल्टा, तो कौन सी ये स्थिति के अंदर है वो रैम से पता चलता है। रैम मतलब आंख के अंदर। अभी उस दौरान तो क्या होता है कि हमारी आंख तो बंद होती है, ठीक है। तो पर वो अंदर एक प्रकार की एक कुछ आपको एक ऐसा एक एक्सपीरियंस होता है कि अंदर एक किसी प्रकार की मूवमेंट है। हालांकि कोई आंख हलती है ऐसा नहीं है, फिर भी अंदर एक प्रकार की कुछ मूवमेंट का एक अनुभव होता है। ये आपको खुद एक्सपीरियंस ही करना पड़ता है, उसको कुछ बताना इतना ये आसान नहीं है। पर कुछ नॉर्मल कोर्स में हम निद्रा में चले जाते हैं तो क्या होता है कि भाई आंख बंद कर ली और फिर हम निद्रा में चले गए। यहाँ क्योंकि हम कॉन्शियस है तो हमें एक कुछ अंदर आंख की अंदर की कुछ मूवमेंट का पता चलता है। पर वो मूवमेंट स्थूल मूवमेंट नहीं है, कुछ और प्रकार की होती है। और उसको ये रैपिड आई मूवमेंट वो लोग कहते हैं।
डिटेल में आपको जानना है तो आप नेट पर से आप जान पाएंगे उसके बारे में। और मैं भी और डिटेल में जाऊंगा तो और सकेगा नेक्स्ट टाइम उसके बारे में बात करेंगे कि मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहता है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न? कितने लोग कॉन्शियस स्लीप का अभ्यास करते हैं? अगर कॉन्शियस स्लीप का आप अभ्यास नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी चीज आप मिस कर रहे हैं। और चाहे शुरुआत में नींद आ जाए कुछ भी हो फिर भी कॉन्शियस स्लीप तो करते ही जाना है। और जब नींद ऐसा लगता है कि कॉन्शियस स्लीप करते करते नींद आती है तो आपको थोड़ा श्वास को फास्ट कर देना है, रिदम को तो पकड़ के रखना है पर थोड़ी उसकी जो गति है उसको बढ़ा देना है। मतलब कि 1 2 3 5 6 में पर जरा हार्ड श्वास जो है वो आपको चालू कर देना है तो नींद आपको ओवर पावर नहीं करेगी। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है ज्यादातर लोगों का कि नींद में चले जाते हैं। तो उस दौरान आपको थोड़ा श्वास जो है रिदम को फॉलो करते हुए थोड़ा हार्ड कर देना है तो आप मेंटेन कर पाओगे। और किसी को कोई प्रश्न है? तो ठीक है, दो सर, ये मिनट। राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है आपने बताया राइट साइड सोने के बाद। हम्म। हाँ, राइट साइड सोते हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रियल एक्टिव होता है। और लेफ्ट हाँ हाँ। नोस्ट्रियल का ईडा पिंगला ईडा ईडा ये ईडा अपनी जो नाड़ी है उसका क्रॉस इफेक्ट होता है। तो ईडा जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर है, हम सोए हैं राइट साइड पर। इससे एक्टिव होती है ईडा नाड़ी। और ईडा का कनेक्शन राइट ब्रेन से है तो राइट ब्रेन एक्टिव होता है। बराबर।